हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। इस सेशन में बात करने वाले हैं हीट और एनर्जी के बारे में, जहां पर ऊष्मा और ऊर्जा की बात चलेंगी और यहां पर गुप्त ऊष्मा के बारे में जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस किया जाएगा। साथ ही गलन की गुप्त ऊष्मा और बाष्पन की गुप्त ऊष्मा, साथ ही क्रांतिक ताप, गलनांक, हिमांक, ओस, क्वथनांक, संघनन और पाला, इन सभी को लेकर इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। और ये आती है आपकी ह्यूमिडिटी, तो निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष या आपेक्षिक आर्द्रता, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं इस सेशन में। साथ ही आपको बता दें, जो अवस्थाएं होती हैं जैसे ठोस, द्रव और गैस, उन सभी से लेकर जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। आगे आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर जो ऊष्मा का संचरण होता है किस तरह से होता है, तो चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि, तीनों विधियों के द्वारा यहाँ पर ऊष्मा के संचरण के प्रश्न जो बनते हैं एग्जाम से रिलेटेड, उन सभी पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है उसको लेकर जो भी क्वेश्चंस होंगे वह सभी डिस्कस किए जाएंगे। साथ ही आपको बता दिया जाए कि जो क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं वे क्वेश्चंस इसमें आएंगे और आगे आने की जिनकी प्रबल संभावना रहेगी उन सभी क्वेश्चंस को इसमें समाहित किया जाएगा। तो गाइज, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आए बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपके लिए मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। साथ ही अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन आता है यहाँ पर पहला, ताप गतिकी का प्रथम नियम। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबद्ध मामला है? तो किससे संबद्ध मामला है आपको बताना। ऑप्शन ए है चार्ल्स नियम, ऑप्शन बी है आपका न्यूटन के शीतलन नियम, ऑप्शन सी है ऊष्मा विनिमय के नियम, ऑप्शन डी है ऊर्जा के संरक्षण के नियम। सीपीओ एसआई परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो गाइज, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है उसी तरह से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा के संरक्षण के नियम। ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर यह आधारित है। ताप गतिकी का जो प्रथम नियम है सामान्यतः किससे संबंध है? ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम, इसको ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम भी कहा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। इस नियम के अनुसार जो होती है ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात समष्टि अथवा किसी वियुक्त निकाय की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का को गणितीय इस तरह से आप लिख सकते हैं, जैसे कि डेल्टा ई बराबर डेल्टा क्यू प्लस के डेल्टा डब्लू, इस तरह से इसको लिखा जाता है, जिसमें डेल्टा क्यू क्या है आपका निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा है और डेल्टा डब्लू जो आपका है वह निकाय द्वारा किया गया कार्य है और ई है आपकी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है टू नंबर क्वेश्चन है, एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? एक ऊष्माक्षेपी जो प्रतिक्रिया होती है वह क्या होती है? ऑप्शन ए है प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है, ऑप्शन बी है प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऑप्शन सी है प्रतिक्रिया जिसमें न तो ऊष्मा विमोचित होती है और न ही अवशोषित होती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये ऑनलाइन यानी सीजीएल की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्स में आते रहते हैं। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऊष्मा छेपी की बात की जाती है, तो प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है जिससे अभिकर्मक और विलयन गर्म हो जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा को जल में डालने पर ऊष्मा निकलती है या उत्पन्न होती है, जिससे इसका जलीय विलयन अभिक्रिया के दौरान गर्म हो जाता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। तो ऊष्मा छेपी में क्या होता है? ऊष्मा निकलती है। और ऊष्मा शोषी में क्या होता है? ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं आपके। ऑप्शन यहाँ पर है, काले वस्त्रों के मुकाबले जो श्वेत वस्त्र हैं वो शीतल क्यों होते हैं? ऑप्शन है अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, ऑप्शन बी है उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, ऑप्शन सी है प्रकाश भेदन नहीं होने देते, ऑप्शन डी है सूर्य के प्रकाश को पूर्णतया शीतल कर देते हैं। राइट आंसर आपको बताना है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं।
दोस्तों फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वह उसके पास जो प्रकाश भी पहुंचता है उसे वह क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। श्वेत वस्त्र प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, इसी वजह से वह काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र क्या होते हैं, शीतल होते हैं, ठंडे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है यहाँ 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है। ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी चांदा, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी चांदी। तांबा, चांदी, एल्युमिनियम और शीशा। राइट आंसर बताएंगे चौथे का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है शीशा। शीशा आपका राइट आंसर हो जाएगा। शीशा ऊष्मा व विद्युत दोनों का बुरा परिचालक है, यानी बैड कंडक्टर है। हालांकि अगर देखा जाए कि इसकी पारदर्शिता के कारण यह विकिरण द्वारा गर्मी संचरित कर सकता है, जो प्रकाशिकी के नियमों पर पालन करता है। क्या हो सकता है दोस्तों कि अगर आपका शीशा लगा हुआ है, शीशा में होकर ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन विद्युत का स्थानांतरण नहीं हो सकता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6, कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्ध्य कैसा होता है। कृष्णिका विकिरण का उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्ध्य कैसा होता है। ऑप्शन ए है तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है, ऑप्शन बी है तापमान बढ़ने पर घट जाता है, ऑप्शन सी है सभी तापमानों पर एक समान रहता है, ऑप्शन डी आपका दे रखा है तापमान परिवर्तन होने पर किसी निश्चित ढांचे पर नहीं चलता है। राइट आंसर इसका बताएंगे दोस्तों, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है तापमान बढ़ने पर घट जाता है। कृष्णिका विकिरण जो उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तापमान बढ़ने पर घट जाती है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 7, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए है उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, ऑप्शन बी है उनकी गुप्त ऊष्मा पर, ऑप्शन सी है उनके अपने तापमान पर, ऑप्शन डी है ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। राइट आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में आया हुआ यह क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। क्या इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, तो उनके अपने अपने तापमान पर। क्या दोस्तों, उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करता है। किसी भी दो निकाय के बीच ऊष्मा का प्रवाह उन निकायों के तापांतर के कारण होता है। ऊष्मा हमेशा उच्च ताप की, जो यहाँ पर इसका हीट टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ इसका हीट टेम्परेचर कम है, तो दोस्तों ये ऊष्मा ज़्यादा से कम की तरफ जाएगी, ये आपको याद रखना है। और कुछ समय बाद वह दोनों क्या हो जाएंगे, समान ताप पर हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसके अपने अपने तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आता है प्लांक नियतांक की यूनिट यानी इकाई है, तो क्या है, जूल सेकंड है, जूल प्रति सेकंड स्क्वायर है, या जूल प्रति सेकंड है, या जूल सेकंड स्क्वायर है। राइट आंसर दोस्तों बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, फटाफट से बताएंगे, तो ऑप्शन ए यानी जूल सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल सेकंड। जो प्लांक नियतांक है उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो जूल सेकंड इसका मात्रक होता है। ये दोस्तों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है 10 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। राइट आंसर आपको बताना है, जो ऊष्मा का एसआई मात्रक है वह क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है कैलोरी, ऑप्शन डी है केल्विन। ये सीजीएल टायर फर्स्ट में आया हुआ है 2017 में। बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, जो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जूल है। ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों क्या होता है, जूल होता है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ये आपको याद रखना है, और जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है, और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है वह जूल होता है। ऊष्मा का मापन कैलोरी में, किलो कैलोरी में, किलो जूल आदि में किया जाता है, ये आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 11, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। ऑप्शन ए है ताप की अच्छी अवशोषक और अच्छी परावर्तक होती है, ऑप्शन बी है ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होती है, ऑप्शन सी है ताप की अच्छी अवशोषक और खराब परावर्तक होती है, ऑप्शन डी है ताप की खराब अवशोषक और खराब परावर्तक होती है। राइट आंसर दोस्तों बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अच्छी। एक श्वेत और चिकनी सतह है, आपको देखना है श्वेत और चिकनी सतह है, और श्वेत आ रही है, चिकनी सतह आ रही है, तो क्या होगी वह, तो दोस्तों वो क्या होगी, ताप की खराब अवशोषक होगी, यानी ताप को अवशोषित नहीं करेगी लेकिन परावर्तित कर देगी, पूरा ताप परावर्तित कर सकती है दोस्तों वह, उसके जो श्वेत और चिकनेपन पर आधारित रहेगा। तो एक श्वेत तथा चिकनी सतह ताप का खराब अवशोषक होती है और अच्छी परावर्तक होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपक्रिया
अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर करती है, तो अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर करती है किस पर? अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर करती है, आप बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए दे रखा है आपका अभिक्रिया के ताप पर, ऑप्शन बी है उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन सी है अभिकारकों तथा उत्पादकों की भौतिक स्थिति पर। राइट आंसर दोस्तों तीनों में से आप बता दीजिए, ए बी सी में से फटाफट से क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है कि दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण पर के कारण संभव है? ऑप्शन ए है परासरण, ऑप्शन बी श्यानता, ऑप्शन सी पृष्ठीय तनाव, ऑप्शन डी है असंजन। राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। ये सी आया है आपका क्वेश्चन है, संयुक्त हायर सेकेंडरी में आया है, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो असंजन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का, जब दो धातुओं का सोल्डरण असंजन के गुण के कारण होता है, जब दो धातुओं के जोड़ पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं तो सोल्डर धातु पिघलती है और जोड़ के बीच केशिकात्व के गुण के कारण संकरी जगह में प्रवेश करती है। ये आपको दोस्तों याद रखना है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर आता है 14, किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? ऑप्शन ए है यहाँ पर न्यून ऊष्मा चालकता, ऑप्शन बी न्यून वैद्युत चालकता, ऑप्शन सी अधिक विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन डी है अधिक ऊष्मा चालकता। राइट आंसर दोस्तों बताएंगे इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों होने वाला अधिक विशिष्ट ऊष्मा, अधिक विशिष्ट ऊष्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसी धातु के पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी अपनाई है? तो अधिक विशिष्ट ऊष्मा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। भीषण गर्मी आ गई है साहब, अब यहाँ पर भीषण गर्मी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, तो क्यों फट जाती हैं? तो सॉरी, भीषण सर्दी की बात की गई है, यहाँ पर गर्मी की नहीं बात की है। तो क्योंकि जमने वाला पानी फैलता है, ऑप्शन बी है पानी के पाइपों के संकुचन के कारण, ऑप्शन सी है उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। राइट आंसर दोस्तों बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि जमने पर पानी क्या होता है? फैलता है। पानी का आयतन क्या होता है? जमने पर बढ़ता है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर आकार बढ़ जाता है पानी का। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? भीषण सर्दी में ठंडे प्रदेशों में पानी की पाइपें क्या होती हैं? फट जाती हैं। CPO में परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और टैक्स असिस्टेंट में भी आया हुआ यह क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट बात करते हैं, ताजे पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? ऑप्शन ए 3 डिग्री सी, ऑप्शन बी है 5 डिग्री सी, ऑप्शन सी है 0 डिग्री सी, ऑप्शन डी है 4 डिग्री सी। फटाफट से दोस्तों इसका तो आंसर आप बता ही दोगे, फटाफट से इसका आंसर कमेंट करने में क्या हर्ज हो रहा है? सब बताइए फटाफट से जल्दी। इसका आंसर है CGL परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में, जल्दी करेंगे इसका आंसर कमेंट दोस्तों। तो इसका 0 डिग्री सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं शुद्ध जल का तापमान। शुद्ध जल का तापमान फ़ारेनहाइट में जम जाता है 32 पे, 0 पे, 48 पे या 37 पे। राइट आंसर बताएंगे, CGL में आया हुआ 2017 में क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होता है? पानी जम जाता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है F बराबर आपका आता है C × 1.8 इन प्लस के 32। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं दोस्तों? निकाल लेते हैं, कौन सा है? F बराबर C × 1.8 और प्लस के 32, ये हमारा फॉर्मूला होता है। C यहाँ सेल्सियस है और F फ़ारेनहाइट है। ये आपको दोस्तों याद रखना है, क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है इस पर, कभी चेंज कराने के लिए भी आ जाता है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए, तो ये क्वेश्चन का फॉर्मूला आपका करेक्ट आंसर आपको लेके आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्यों गर्म होता है? शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म होता है, ऑप्शन बी गर्म प्रतीत होता है, ऑप्शन बी है पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, ऑप्शन सी है पंपिंग क्रिया के घर्षण पैदा होता है जिससे गर्म जल होता है, ऑप्शन सी डी आपका आता है भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश में ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। राइट आंसर दोस्तों बता दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से? तो इसका जो राइट आंसर है, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, ऑप्शन बी आपका एकदम से करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर का जो तापमान होता है वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, जबकि ग्रीष्म काल में भूगर्भीय जल के
की अपेक्षा वायुमंडल का तापमान अधिक होता है, इसीलिए पानी हमें गर्मियों में ठंडा प्रतीत होता है। ऑप्शन ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 19। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं, नीचे का तापमान छोड़कर बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे का पानी छोड़कर, नीचे का पानी नहीं जमता है, ऊपर का पानी जम जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री सी, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 डिग्री सी, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। एफसीआई में आया हुआ यह क्वेश्चन है 2012 में। राइट आंसर दोस्तों इसका बता दीजिए क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 0 डिग्री सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पानी कब जमता है? 0 डिग्री सी पर जमता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 20। किलोवाट घंटा एक यूनिट है, तो ऊर्जा का है, शक्ति का है, बल का है और संवेग का है। स्टेनोग्राफर परीक्षा में आया हुआ है, सीपीओ में आया हुआ है। बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किलोवाट घंटा यूनिट है, किसका यूनिट है दोस्तों? फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऊर्जा का है दोस्तों। किसका है? ऊर्जा का। जो किलोवाट घंटा है यूनिट है वो दोस्तों किसका है? ऊर्जा का है। तो 1 किलोवाट घंटा किस बराबर कितना होता है? तो 3.6 मेगा जूल होता है दोस्तों। कितना होता है? मेगा जूल। ये आपको याद रखना है। तो किसका हो गया दोस्तों? यह ऊर्जा का मात्रक हो गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 21। तो यहाँ वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों तापमान पैमानों पर वही रहता है। ऑप्शन ए है 40, -40, -34, माइनस के 140। करेक्ट आंसर दोस्तों बता दीजिए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर 2009 में आया हुआ है, मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 में आया हुआ है। राइट आंसर दोस्तों बताएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों। फटाफट से आंसर इसका कमेंट करेंगे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो -40 डिग्री सेल्सियस जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का दोनों का तापमान दोस्तों एक जैसा रहता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है 22 नंबर क्वेश्चन है। ऊष्मीय मान को खाली जगह मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो किस क्या मात्रक होता है ऊष्मीय मान का? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए बी सी डी फटाफट से आपको देख रखे हैं, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है किलो जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर आपका किलो न्यूटन प्रति किलोग्राम है, और किलो वाट प्रति सेकंड है, और किलो कैलोरी प्रति सेकंड है। तो यहाँ पर आपका राइट जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, किलो जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। जो किसी ईंधन या पदार्थ के पूर्ण दहन कंप्लीटली कंबशन में उत्पन्न हुई कुल ऊष्मा की मात्रा प्रति किलोग्राम, यानी पदार्थ मात्रा के रूप में प्रदर्शित करना ऊष्मीय मान कहलाता है। अर्थात इसका जो मात्रक होगा किलो जूल प्रति किलोग्राम होगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन है आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है ग्राम में, किलोग्राम में, प्रतिशत में या अनुपात में। सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है 2014 में। आपेक्षिक जो आर्द्रता होती है उसको किस रूप में व्यक्त किया जाता है? फटाफट से बताएंगे। तो प्रतिशत में किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किसी निश्चित तापक्रम पर निश्चित आयतन वाली हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इसको किस में व्यक्त करते हैं? तो प्रतिशत में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की कि न्यून ताप पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो अतिचालकता, जूल केल्विन प्रभाव, सी है आपका ताप विद्युत प्रभाव, और डी है रुद्धोष्म विचुंबकन। एसएससी सीपीओ 2009 में आया हुआ यह क्वेश्चन है। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है रुद्धोष्म विचुंबकन। रुद्धोष्म विचुंबकन के कारण ही न्यून ताप पैदा करने के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आता है 26। शीतन की दर किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए है बॉडी और उसके आसपास की चीजों के तापमान के में अंतर। ऑप्शन बी है यह सभी। ऑप्शन सी है विकिरणकारी सतह की प्रकृति। ऑप्शन डी है विकिरणकारी सतह का क्षेत्र। बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। शीतन की दर किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? फटाफट से बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है बॉडी और उसके आसपास के की चीजों के बीच तापमान में अंतर पर निर्भर करता है। क्या दोस्तों? तो शीतन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के शीतलन नियम की अगर बात की जाए, कूलिंग नियम की अगर बात की जाए, तो एक निश्चित क्षेत्रफल की सतह के लिए किसी वस्तु के शीतलन
किसी वस्तु के शीतलन की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के बीच तापमान में अंतर के समानुपाती होता है। यदि यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है और इसका जो तापमान है वह 40 डिग्री सी है, तो यहाँ पर इसका भी इर्द गिर्द 40 डिग्री सी के होगा। यही शीतलन का नियम होता है। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है 27 नंबर क्वेश्चन है कि अति शीतलन यानी सुपर कूलिंग किसी द्रव को खाली जगह शीतल करना होता है। तो गलनांक से नीचे, हिमांक से नीचे, गलनांक पर और हिमांक के ऊपर। यह सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। फटाफट से इसका करेंगे आंसर। कमेंट क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हिमांक से नीचे, यानी कि अति शीतलन यानी सुपर कूलिंग किसी द्रव को हिमांक से नीचे शीतल करना होता है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी द्रव या गैस को बिना ठोस बनाए ही उसका ताप हिमांक से कम यानी कि हिमांक से नीचे करना अति शीतलन यानी सुपर कूलिंग कहलाता है। अधिकांश द्रव यदि पूर्णतः स्वच्छ बर्तन में बहुत धीरे धीरे ठंडे किए जाते हैं तो अपने सामान्य हिमांक से नीचे बिना ठोस में बदले ही वह अति शीतलन हो जाते हैं। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? अतिशीतलन कहते हैं। बात करते हैं यहाँ पर अब आता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि थर्म किसकी यूनिट है? शक्ति की है, ऊष्मा की है, प्रकाश की है और दूरी की है। टैक्स असिस्टेंट 2007 में आया हुआ प्रश्न है। थर्म जो है वो किसकी यूनिट है? ऑप्शन बताना है आपको। तो ऊष्मा की है दोस्तों। किसकी है? थर्मामीटर किसके काम आता है? ऊष्मा को, यानी कि हीटिंग मापने के काम आता है। तो थर्म किसकी यूनिट है? तो ऊष्मा की यूनिट हो जाएगी दोस्तों। ये आपको याद रखना है। और इसको कैसे प्रतीक इसका है? THM इसका प्रतीक होता है। ये आपको याद रखना है। और ऊष्मीय ऊर्जा का गैर एसआई मात्रक है। ये क्या है दोस्तों? गैर एसआई मात्रक है। यह आपको याद रखना है दोस्तों। फटाफट से आंसर कमेंट किया है आपने। तो यहाँ पर बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है निम्न तापमान, निम्न वायुमंडलीय दाब, उच्च तापमान, उच्च वायुमंडलीय दाब। या CHSL में आया हुआ प्रश्न है 2014 में कि जल का क्वथनांक उच्च तंगुता पर किस कारण से घट जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण घट जाता है। किसके कारण? निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण घट जाता है। जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण घट जाता है क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है दोस्तों? कम होता है। बढ़ता नहीं है, कम होता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 30। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान खाली जगह में पानी को विस्थापित कर देता है। ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी विशिष्ट गुरुत्व, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी आयतन। राइट आंसर बताएंगे। मल्टीटास्किंग में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। फटाफट से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। क्या इसका करेक्ट आंसर होता है कि जब किसी पाषाण या खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह अपने किसके बराबर पानी को विस्थापित कर देता है? तो आयतन के बराबर दोस्तों। किसके बराबर? आयतन। ऑप्शन डी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी सोचना नहीं है आपको। आयतन पे फटाफट से टिक कर देना है दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट बात करते हैं 31 की। तो जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है। क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर है। यह बिल्कुल सही है। क्या है बिल्कुल सही? आपको बताना। ऑप्शन ए है 0 डिग्री सी पर, ऑप्शन 4 डिग्री सी पर, ऑप्शन सी है आपका 25 डिग्री सी पर, ऑप्शन डी है 100 डिग्री सी पर। CHSL में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर। तो 4 डिग्री सी पर। क्या है दोस्तों? जो जल का घनत्व है सबसे अधिक होता है, कब होता है? 4 डिग्री सी पर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है आपका 4 डिग्री सी पर होता है क्योंकि 4 डिग्री सी पर पानी का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो ऑप्शन निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता, निम्न तापमान। को क्या चीज निम्न हो जाती है जो कि बादल हमारे वायुमंडल में तैरने लगते हैं दोस्तों? फटाफट से बता दीजिए इसका राइट आंसर। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी से आंसर कमेंट करें दोस्तों। इसका राइट आंसर जो होने वाला है तो किसके अब आपने देखा भी है कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं दोस्तों? तो किस कारण तैरते हैं? तो वह अल्प घनत्व के कारण यानी निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से किसका
अधिक जलन किस में पैदा होती है? ऑप्शन उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप और पिघलती हुई प्लावी बर्फ। तो ये सीपीओ 2006 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। बताएंगे इसका जो अधिक जलन पैदा होती है, तो भाई बर्फ से तो जलन पैदा होने से रही, गर्म पानी है तो बहुत कम गर्म है तो इससे भी होने से रही, अब उबलता हुआ पानी है और भाप है, तो भाप क्या करती है? अब मैंने पहले भी सेशंस में आपको बताया कि भाप से होता क्या है आखिर। तो भाप से जो होता है वो सबसे ज़्यादा जलन होती है दोस्तों, क्योंकि भाप जो होती है हमारे जो शरीर के जो रंध्र होते हैं उनमें अंदर तक समा जाती है, जबकि पानी से उतनी जलन नहीं होती है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 34 नंबर क्वेश्चन है। तो अब 34 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर सॉरी, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिवहन, अभिवहन, संवहन, चालन और विकिरण। ये मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अभिवहन। तो वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? अभिवहन कहा जाता है, यानी कि एडवेक्शंस इसको कहा जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। बात कर लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायी होता है, गंभीर होता है, क्यों होता है? ऑप्शन ए है भाप का ताप बहुत अधिक होता है, ऑप्शन बी है भाप एक प्रकार से गैस है तथा यह कार्य यह कार्य को शीघ्रतापूर्व निमग्न करती है, ऑप्शन सी है भाप में गुप्त ताप होता है, ऑप्शन डी है शरीर के काय में उपस्थित छिद्रों द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाती है। ये आपको बताना है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो भाप आसानी से प्रवेश कर जाती है तो पानी भी आसानी से प्रवेश कर जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं कर पाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, जो भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वह पानी की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। इसी वजह से क्या होता है कि भाप से जलना कष्टदायी होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है। एक वास्तविक गैस किसके एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? ऑप्शन ए उच्च दाब और निम्न ताप पर, ऑप्शन बी है निम्न दाब और उच्च ताप पर, ऑप्शन सी है उच्च दाब और उच्च ताप पर, और डी है निम्न दाब और निम्न ताप पर। राइट आंसर आप उसका कमेंट करेंगे। सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, फटाफट बताएंगे इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा कि एक वास्तविक गैस किसके एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो निम्न दाब और उच्च ताप पर वो अगर हो तो वह एक वास्तविक गैस यानी एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता 37। निम्न में से किसमें संवहन होता है? ऑप्शन ए केवल ठोस और द्रवों में, केवल द्रवों और गैसों में, ऑप्शन सी है केवल गैसों और ठोसों में, ऑप्शन डी है ठोस द्रव गैस तीनों में। एफसीआई परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। संवहन, संवहन की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, तो संवहन किसमें होता है? तो केवल द्रवों में संवहन होता है और गैसों में संवहन होता है, ये आपको याद रखना है। जो संवहन होता है द्रवों में और गैसों में होता है, और ठोसों में क्या होता है दोस्तों? चालन होता है। क्या होता है? चालन होता है। गैसों में क्या होता है? विकिरण होता है और संवहन भी होता है। लेकिन द्रवों में क्या होता है? संवहन होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको अगर इस सेशन में ये क्वेश्चंस याद नहीं होते हैं तो आप इसको दोबारा देखें, बिल्कुल पक्का याद होंगे ये। और दूसरा आपको बता दिया जाए कि ये क्वेश्चंस वे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं, तो इन सेशंस को आप देखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आपको बता दिया जाए कि भूगोल से संबंधित आपके जो भी सेशन हैं वह आपके आई बटन पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएंगे, तो वहां पर जाकर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इसमें समाहित किया जाता है। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 नंबर आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव पर का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? ऑप्शन ए मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी अल्कोहल, ऑप्शन डी पेट्रोल। स्टेनोग्राफर परीक्षा 2014 में आया हुआ प्रश्न है, बताएंगे इसका राइट आंसर। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है अल्कोहल, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्कोहल इसका राइट आंसर हो जाएगा कि
द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो ये अल्कोहल सबसे अधिक तीव्रता से इसका वाष्पन होता है। और इसका क्वथनांक की अगर बात की जाए तो इसका 79 डिग्री सी क्वथनांक होता है। अगर पेट्रोल के क्वथनांक की बात की जाए तो इसका 95 डिग्री सी क्वथनांक होता है, यानी कि इसका क्वथनांक बोले तो बॉइलिंग पॉइंट होता है। और जल का अगर क्वथनांक है तो 100 डिग्री सी, ये आपको याद ही होगा। और अगर मिट्टी के तेल की बात की जाए तो यह 150 से 300 डिग्री सी पर ही यह क्या होता है दोस्तों, उबलता है, यानी भाप बनने लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 39। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं? मरकरी तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, ताप वैद्युत उत्तापमापी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ स्नातक स्तरीय परीक्षा 2006 में पूछा हुआ यह प्रश्न है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ताप वैद्युत उत्तापमापी, आपका ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग की जाती है तो ताप वैद्युत उत्तापमापी का प्रयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आता है 40। पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत, खाली जगह है। ऑप्शन ए है गर्म करने पर पदार्थ का घनत्व में बदलाव, ऑप्शन बी है गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार, ऑप्शन सी है पदार्थ का ऊष्मा संबंधित प्रतिरोध, ऑप्शन डी है गर्म करने पर पदार्थ के द्रव्यमान में बदलाव। सीपीओ एसआई परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। जो थर्मामीटर होता है, पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है, ये आपको यहाँ पर पता चलने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार होता है। क्या होता है दोस्तों? विस्तार होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो पारा थर्मामीटर की जब खोज हुई थी तो 1714 में इसकी खोज हुई थी। और किसने की थी? तो डेनियल ग्रेबियल फ़ारेनहाइट ने की थी दोस्तों। किसने की थी? फ़ारेनहाइट। आप केवल याद रखो फ़ारेनहाइट, तो उससे भी आपका राइट आंसर चला जाएगा। पारा थर्मामीटर में ताप मापने पर पारा गर्म होकर आगे बढ़ने लगता है। क्या होता है? गर्म होकर आगे बढ़ने लगता है, जिससे ताप का मापन किया जाता है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 41। निम्नतम ताप किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए है अल्कोहल थर्मामीटर, ऑप्शन बी पारद थर्मामीटर, ऑप्शन सी है आपका अधिकतम पठन थर्मामीटर, ऑप्शन डी है निम्नतम पठन थर्मामीटर। यहाँ पर CHSL में आया हुआ यह प्रश्न है 2015 में। करेंगे इसका राइट आंसर कमेंट। तो अल्कोहल थर्मामीटर इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एल्को थर्मामीटर का उपयोग न्यूनतम तापमान ज्ञात करने में किया जाता है। एल्कोहल का जो हिमांक बहुत कम होता है, कितना होता है? -114 डिग्री सी होता है हिमांक। जबकि क्वथनांक की अगर बात की जाए तो भी मैंने बताया था, तो 78 डिग्री सेल्सियस का इसका क्वथनांक होता है। इसीलिए हम अधिकतम ताप मापने में किसका प्रयोग करते हैं? तो अल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, इनमें से किसमें क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रॉकेट प्रौद्योगिकी में, ऑप्शन बी नौसेना जहाज़ों को चलाने के लिए, ऑप्शन सी है फ्रास्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में, ऑप्शन डी है सभी विकल्प सही हैं। स्टेनोग्राफर की परीक्षा में 2014 सितंबर 2017 में आया हुआ प्रश्न है। बताएंगे इसका राइट आंसर। तो क्रायोजेनिक इंजन की अगर बात कर दी जाए आपसे, तो आंख बंद करके दोस्तों रॉकेट प्रौद्योगिकी छाप देना, ये आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर है। बात करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन आता है आपका 43 के निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? बताएंगे इसका राइट आंसर। जब आर्द्रता की बात की जाती है तो द्रव घनत्व मापी, आर्द्रता मापी, मनोमान मापी, पवन वेग मापी। राइट आंसर बताएंगे। स्नातक CGL में 2017 में आया हुआ यह प्रश्न है दोस्तों। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आर्द्रता मापी है, या आर्द्रता मापी जा रही है तो किससे मापी जाएगी? तो आर्द्रता मापी से। फटाक से छाप देना दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 44। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए उचित है? ऑप्शन ए है पायरोमीटर, ऑप्शन बी है थर्मोकपल, ऑप्शन सी है थर्मामीटर, ऑप्शन डी है थर्मिस्टर। राइट आंसर बताएंगे। CGL की परीक्षा में ये भी आया हुआ
प्रश्न है? फटाफट से आंसर इसका कमेंट कर देंगे। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो पायरोमीटर इसका एकदम से राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। भट्टियों के अंदर के ताप को मापता है कौन? मापता है पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी इसको कहा जाता है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर इसको कहा जाता है। इसकी सहायता से क्या होता है? अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पर यह कितने सख्त का ताप माप सकता है? तो 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक का यह ताप माप सकता है। 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक का ताप मापते हैं। किससे मापते हैं? तो पायरोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 45। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है तापमान पर, ऑप्शन बी दूरी पर, ऑप्शन सी रेडियस पर, ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब पर। यह सीजीएल परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है 2014 में। अगर हमें तारे जो दिखाई देते हैं, कोई पीला है, कोई लाल है, इस तरह के हमें तारे दिखाई देते हैं, उनका जो कलर होता है किस पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है तापमान पर, कि तापमान के कारण ही जो तारे होते हैं उनके रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। ये आपको याद रखना है। तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। देखा जाए जैसे सूर्य की सतह का जो तापमान है वह 6000 डिग्री केल्विन है। कितना है? 6000 डिग्री के सूर्य की सतह का तापमान, और वह पीले रंग का दिखाई देता है। जिन तारों का ताप अधिक होता है वे तीव्र चमकते प्रतीत होते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं गैस फ्लेम यानी ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ब्लू जोन, ऑप्शन बी है नॉन ल्यूमिनस जोन, ऑप्शन सी है ल्यूमिनस जोन, ऑप्शन डी है डार्क जोन। मल्टीटास्किंग परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। राइट आंसर इसका बताएंगे। जो गैस फ्लेम होती है यानी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है नॉन ल्यूमिनस जोन। नॉन ल्यूमिनस जोन उसको कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। गैस फ्लेम का सबसे गर्म भाग होता है नॉन ल्यूमिनस जोन। इसका रंग नीला होता है। यह ज्वाला का सबसे बाहरी भाग होता है। क्या होता है? सबसे बाहरी भाग होता है। बात करते हैं यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? बहुत ही लॉजिकली बात है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शंस इसके दे रखे हैं। ऑप्शन है चार। चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको फटाफट से पढ़कर आंसर देना है। ऑप्शन ए है दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं अतः ऊष्मा का संचरण को रोकती हैं। ऑप्शन बी है दो कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती है। ऑप्शन सी है दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। ऑप्शन डी है आपका ऊष्मा का विकिरण नहीं होता है। राइट आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो कि हम दो अगर पतली पतली शर्ट पहन लें सर्दी के दिनों में और एक मोटी शर्ट की अपेक्षा उनमें गर्मी लगती है, तो इसमें क्या कारण हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती हैं। ऑप्शन सी आपका एकदम से करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है यहाँ पर 48। 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है तो कौन सी ऊष्मा भंडारित होती है? ऑप्शन ए है विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन बी है गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन सी है निरपेक्ष ऊष्मा, ऑप्शन डी है आपेक्षिक ऊष्मा। करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में आ चुका है यह प्रश्न। जो जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा होती है वो कौन सी होती है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त ऊष्मा उसमें होती है, भंडारित होती है दोस्तों। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक अवशोषण करता है जब वह हो कहाँ पर हो दोस्तों? कैसा हो? काला और खुरदरा हो। ऑप्शन बी काला और मरसड़ हो, ऑप्शन सी है सफ़ेद और खुरदरा हो, ऑप्शन डी है सफ़ेद और मरसड़ हो। राइट आंसर आपको बताएंगे दोस्तों क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई पिंड ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करता है जब वह कैसा हो? तो काला और खुरदरा अगर वह होता है तो वह सबसे अधिक ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 50। तप्त जल के थैलों में
जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सरलता से मिल जाता है। ऑप्शन बी है यह सस्ता और अधिक हानिकारक नहीं होता है। ऑप्शन सी है इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ऑप्शन डी है जल को गर्म करना आसान है। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है कि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है इसलिए इसका प्रयोग इसमें जल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका एकदम से करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आता है 51 नंबर क्वेश्चन है कि धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं ये आपको बताना है। धातु की केत अब आपके ये क्वेश्चन भी आता है कि केतली के हत्थे पर रेत का आवरण क्यों चढ़ाया जाता है या लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है लकड़ी ऊष्मा की सुचालक होती है। ऑप्शन बी है कुचालक होती है सॉरी। ऑप्शन बी है इसमें बिजली का शॉक नहीं लगता। ऑप्शन सी है इसमें इससे पात्र सुंदर लगता है। ऑप्शन डी है इसमें स्वच्छता होती है। तो CHSL में आया हुआ यह प्रश्न है 2011 में। राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। क्या होती है दोस्तों? कुचालक होती है। और जो आपकी चायदानी यानी केतली होती है वह गर्म होती है लेकिन लकड़ी गर्म नहीं हो पाती है इसीलिए उसको पकड़ कर उसको यूज किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है आपका बर्फ के बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बताएंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए है बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं है। ऑप्शन बी है बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। ऑप्शन सी है बुरादा ऊष्मा का सुचालक होता है। ऑप्शन डी है बुरादा आसानी से पिघलने लगता नहीं देता है। तो संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है यानी CGL में आया हुआ प्रश्न है कि बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? क्योंकि वह पिघलती नहीं है। अब क्यों नहीं पिघलती है ये आपको बताना है। तो बुरादे ऊष्मा का क्या होता है दोस्तों? कुचालक होता है इसीलिए वह बर्फ को पिघलने नहीं देता है। बर्फ ठंडी होती है तो ठंडी सतह को बनाए रखता है और बाहर का यदि गर्म वातावरण है तब भी वह बर्फ नहीं पिघलती है क्योंकि बुरादा जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है। साथ ही दोस्तों बता दूं आपके लिए कि यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और बाकी के सेशंस भी अगर आपको देखने हैं तो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। साथ ही आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। वहां पर जाकर आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि यदि इसका आप PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस पर ज्वाइन करें और उसको ज्वाइन करने के बाद कमेंट करें आपको इसका PDF मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में कोई भी कॉस्ट नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आता है 53 बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? घट जाता है या बढ़ जाता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है? स्टेनोग्राफर परीक्षा में आया हुआ यह प्रश्न है दोस्तों। करेंगे इसका आंसर कमेंट क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बर्फ पर स्केटिंग प्रदर्शित करते समय दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो घट जाता है दोस्तों। क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है जिस कारण बर्फ पर स्केटिंग करना संभव होता है। यदि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक अगर बढ़ जाएगा तो स्केटिंग नहीं हो पाएगी। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आता है 54 ताप उत्क्रमण होता है तो ताप उत्क्रमण कब होता है? ऑप्शन ए है धनात्मक ह्रास पर। ऑप्शन बी है ऋणात्मक ह्रास पर। ऑप्शन सी है तटस्थ अवस्था पर। ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर आप इसका बताएंगे क्या इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। CHSL परीक्षा में आया हुआ यह
प्रश्न है। फटाफट से आप इसका आंसर कमेंट करेंगे कि ताप उत्क्रमण होता है धनात्मक ह्रास पर, ऋणात्मक ह्रास पर, तटस्थ अवस्था पर और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट करना है। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? नेक्स्ट सेशन, आने वाले सेशन में हम आपको बताएंगे इसका क्या करेक्ट आंसर था। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही आपको बता दें कि अगला आपका जो सेशन आने वाला है दोस्तों, वह आपका लाइट से संबंधित होगा, प्रकाश से संबंधित होगा, साइंस होगी आपकी जो कि हिंदी में होगी, और क्या होगा दोस्तों, प्रकाश, इसमें के परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन, विवर्तन से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सभी क्वेश्चंस को इसमें कराया जाएगा। ये हमारा सेशन नंबर फर्स्ट रहेगा। 2 सेशंस में इसको डिवाइड किया जाएगा और टोटली 120 प्लस क्वेश्चंस को यहाँ पर करवाया जाएगा दोस्तों। साथ ही आपको बता दिया जाए दोस्तों कि यह भारत की जनगणना पर आधारित जो भी प्रश्न थे हमारे, वह आपको इससे पिछले वाले सेशन में दिए गए थे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे दिया गया है। तो दोस्तों यदि आपने यह नहीं देखा है तो इसको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों हमारे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आप पीडीएफ का आनंद ले सकते हैं। जो भी पीडीएफ है उनसे अपनी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो फिलहाल के लिए सेशन में इतना ही। साथ ही आपने अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को दबा लें, इससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। साथ ही आपको बता दिया जाए, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।